हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर उपासना जोशी आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है रियलिज्म एंड एजुकेशन। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको आदर्शवाद प्रकृतिवाद के बारे में बताया था, दोनों में डिफरेंस आपको मैंने बताया। तो अब उसके बाद नया एक वाद है जिसका नाम है यथार्थवाद। यथार्थवाद और शिक्षा, ये हम आज पढ़ेंगे कि यथार्थवाद होता क्या है। यथार्थवाद जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यथार्थ मतलब प्रत्यक्ष में जो हमें दिखाई दे रहा है। तो रियलिज्म एंड एजुकेशन यानी यथार्थवाद की तत्व मीमांसा क्या है, यथार्थवाद की ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी और मूल्य मीमांसा क्या है, सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि हम फिलॉसफी में कुछ भी पढ़ते हैं, सबसे पहले हमें उसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा व आचार मीमांसा या मूल्य मीमांसा जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम उस वाद को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो मेटाफिजिक्स यानी कि तत्व मीमांसा विच डील्स विद द थ्योरी ऑफ रियलिटी। तत्व मीमांसा में ये बात आती है कि सत्य क्या है, इस प्रश्न का उत्तर हम खोजते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रियलिज्म या यथार्थवाद के अनुसार, जैसा मैंने आपको बताया कि नाम से ही अवगत हो रहा है, यथार्थ यानी जो प्रत्यक्ष में है, जो प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट में कंडीशन है, जो हमें प्रत्यक्ष में चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उसकी चर्चा हम यथार्थवाद में करते हैं। तो मेटाफिजिक्स में विच डील्स विद द थ्योरी ऑफ रियलिटी यानी सत्य क्या है। तो यथार्थवाद के अनुसार दिस यूनिवर्स इज मेड फ्रॉम मैटर सो द अल्टीमेट रियलिटी इज मटेरियल वर्ल्ड। यानी कि इसमें बताया गया है कि ये जो संसार है, ब्रह्मांड है, इसका जो निर्माण है वो तत्व से हुआ है, मैटर से हुआ है। इसलिए जो वास्तविक सत्य है या अल्टीमेट रियलिटी है वो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है। ये भौतिक संसार सत्य है, आध्यात्मिक संसार सत्य नहीं है। यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड को वो सत्य नहीं मानते, मटीरियल वर्ल्ड को या भौतिक संसार को, वस्तु जगत वाले इस संसार को वो सत्य मानते हैं। दूसरा आता है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा विच डील्स विद द थ्योरी ऑफ नॉलेज, यानी वास्तविक ज्ञान क्या है और ज्ञान प्राप्ति के साधन क्या हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आदर्शवाद में थिंकिंग बेस्ड नॉलेज, प्रकृतिवाद में सेंस ऑर्गन बेस्ड नॉलेज, इसी तरह से रियलिज्म में भी जो ज्ञान मीमांसा है उसमें हम बताते हैं कि इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, क्योंकि वस्तु जगत के ज्ञान को हम अपनी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं, इसलिए यह सेंस ऑर्गन बेस्ड नॉलेज यानी इंद्रिय जन्य ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान मानते हैं। तीसरा आता है इसमें एक्सियोलॉजी विच डील्स विद द थ्योरी ऑफ वैल्यूज़ यानी मूल्य क्या है, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है। मैंने आपको बताया था कि मूल्य मीमांसा में हम किसकी तार्किक विवेचना करते हैं कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए करणीय यानी कि जो करने योग्य हैं और अकरणीय जो कर्म हैं उनकी तार्किक विवेचना इसमें की जाती है। तो एक्सियोलॉजी में अकॉर्डिंग टू रियलिज्म क्या बताया गया है कि अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ, मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वह है टू लिव हैप्पीली, सुखपूर्वक जीवन जीना, विच कैन बी अचीव्ड बाय द रियल नॉलेज ऑफ मैटर एंड देयर प्रॉपर यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यथार्थवाद में मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है टू लिव हैप्पीली, उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, द रियल नॉलेज ऑफ मैटर, जो ये संसार जिस पदार्थ का बना हुआ है, ये जो वस्तु जगत जिस ब्रह्मांड जिस पदार्थ का बना हुआ है, उसकी रियल नॉलेज और उसका प्रॉपर यूज़, कि उसकी नॉलेज की ये चीज़ किस चीज़ की बनी हुई है, इसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उस चीज़ को जानकर ही हम सुखपूर्वक जीवन जी सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आदर्शवाद में सेल्फ रियलाइजेशन था जिसको हम इटर्नल वैल्यू से प्राप्त कर सकते थे। प्रकृतिवाद में हमने बताया था टू लिव हैप्पीली बाय फॉलो द नेचुरल लॉ, प्राकृतिक नियमों का पालन करके हम सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसी प्रकार रियलिज्म में सुखपूर्वक जीवन को जीने के लिए हमें को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैन बी अचीव्ड बाय द रियल नॉलेज ऑफ मैटर, पदार्थ का वास्तविक ज्ञान एंड देयर प्रॉपर यूज़, और उसका प्रॉपर यूज़ कैसे किया जाता है इसकी जानकारी को प्राप्त करके ही हम टू लिव हैप्पीली, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नेक्स्ट
अब आती है डेफिनेशन। आप देखिएगा, जब हमें तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा के बारे में जानकारी हो गई, उसी को ध्यान में रखते हुए इसकी परिभाषा को हम परिभाषित कर सकते हैं कि रियलिज्म इज दैट ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी विच कंसीडर्स दिस यूनिवर्स इज मेड फ्रॉम मैटर एंड एक्सेप्ट द मटीरियल वर्ल्ड एज रियल. इट कंसीडर्स गॉड एज अ रिलीजियस बिलीव एंड सोल एज द एलिमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस एज प्रोड्यूस फ्रॉम मैटर एंड propound that the ultimate aim of human life is to live happily, which can be achieved by the real knowledge of matter and their proper use. जैसा मैंने आपको पीछे डिस्क्राइब किया, उसी को अगर हम एक कंसाइज फॉर्म में, एक प्रिसाइज फॉर्म में जब हम उसको लिखते हैं तो वो हमारी एक डेफिनेशन फॉर्म हो जाती है. नाउ द एक्सपोनेंट, इसके समर्थक कौन है? इसमें लॉक है, मिल्टन है, बेकन, कमेनियस एंड बर्टेड रसल्स, ये इसके समर्थक हैं जो कि रियलिज्म या यथार्थवादी फिलॉसफी को मानते हैं. नेक्स्ट आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. अब इसके मूलभूत सिद्धांत क्या हैं? नेचुरल सी बात है, जैसा हमारा मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी होगा, उसी के आधार पर इसके मूलभूत सिद्धांत भी सामने आएंगे. फर्स्ट, दिस यूनिवर्स इज मेड फ्रॉम मैटर. ये जो ब्रह्मांड है ये किसका बना हुआ है? पदार्थ का बना हुआ है. मटीरियल और फिजिकल वर्ल्ड इज ट्रू. वो इस जो भौतिक संसार को या भौतिक जगत को ही सत्य मानते हैं. देयर इज नो अदर स्पिरिचुअल वर्ल्ड. वो कहते हैं कोई भी आध्यात्मिक जगत नहीं है. सोल इज द कॉन्शियस एलिमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम मैटर एंड गॉड एग्जिस्टेंस इज बेस्ड ऑन रिलीजन. वो कहते हैं कि जो आत्मा है वो एक चेतना, सोल इज ए कॉन्शियस एलिमेंट. वो कहते हैं ये चेतनापूर्ण एक तत्व है. ये आत्मा को भी एक तत्व मानते हैं जो कि मैटर से प्रोड्यूस हुआ है. और ये कहते हैं कि जो गॉड का एग्जिस्टेंस है या ईश्वर का जो एग्जिस्टेंस है वो हमारे विश्वास पर टिका हुआ है. वो अगर हम विश्वास करते हैं तो ही गॉड है, अदरवाइज ये जो हमारी आत्मा है ये भी तत्व से निर्मित है. मैन इज द बेस्ट मैटर ऑफ द वर्ल्ड. इस संसार की जो सबसे सुंदर कृति है वो मनुष्य है. द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू लिव हैप्पीली. वो कहते हैं मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य सुखपूर्वक जीवन जीना है. नॉलेज ऑफ मटीरियल वर्ल्ड इज एसेंशियल फॉर हैप्पी लाइफ. मैंने आपको बताया था कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या था? सुखपूर्वक जीवन जीना. तो वो कहते हैं कि नॉलेज ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, इस मटेरियल वर्ल्ड की का ज्ञान प्राप्त करना ही किसके लिए एसेंशियल है, किसके लिए ज़रूरी है? सुखपूर्वक जीवन को जीने के लिए. नॉलेज ऑफ फिजिकल साइंस एंड इट्स यूज एसेंशियल फॉर द रियल नॉलेज ऑफ मटेरियल वर्ल्ड. वो कहते हैं फिजिकल जो ये संसार है, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इसकी नॉलेज प्राप्त करना, इसकी रियल नॉलेज प्राप्त करना और इसका प्रॉपर यूज़ प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य है. वो ही इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में बताया गया है. नाउ द एजुकेशनल प्रिंसिपल, इसके शैक्षिक उद्देश्य क्या है? मैंने आपको बताया था कि हमें एक रियलिस्टिक फिलॉसफी नहीं पढ़नी, हमें रियलिस्टिक फिलॉसफी को समझते हुए शिक्षा में इसका क्या उपयोग है, शिक्षा के संदर्भ में हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ये हमें जानना है. तो इसके एजुकेशनल प्रिंसिपल्स या शैक्षिक सिद्धांत क्या है कि मटीरियल और फिजिकल वर्ल्ड इज ट्रू, जैसे हमने लास्ट भी पढ़ा है. दूसरा, रियलिज्म पुट एम्फेसिस ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन. ये बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देता है, ये रियलिज्म या ये वाला जो यथार्थवाद है. एजुकेशन इज टू बी प्रोवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड. ये कहते हैं हमें बच्चे को शिक्षा बच्चे के अकॉर्डिंग देनी चाहिए. बालक की रुचियों, अभिरुचियों, उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है ना, उसको ध्यान में रखते हुए हमें बच्चे को उसके अनुसार ही शिक्षा देनी चाहिए. रियलिस्ट अटैच ड्यू इम्पॉर्टेंस टू डिसिप्लिन. ये जो रियलिस्ट होते हैं, यथार्थवादी हैं, ये शिक्षा में अनुशासन की बात भी करते हैं. ये पूर्णतः मुक्त्यात्मक अनुशासन के फेवर में नहीं है, ना ही ये दमनात्मक अनुशासन के फेवर में है, लेकिन ये कहते हैं बच्चों को एक सीमा में रहते हुए हमें अनुशासित जरूर रखना चाहिए ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके. रियलिस्ट एम्फेसिस ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट. चूंकि इनकी विचारधारा वैज्ञानिक विचारधारा है, इसीलिए ये ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण पर, एक्सपीरियंस यानी अनुभव पर और एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग पर ये अत्यधिक बल देते हैं. अकॉर्डिंग टू रियलिज्म फिलॉसफी इज डेवलप फ्रॉम एजुकेशन. रियलिज्म के अनुसार जो फिलॉसफी है वो किससे डेवलप हुई है? एजुकेशन से. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे हमने कहा था कि एजुकेशन इज़ अ डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी, ठीक है ना. और कई बार हम ये भी कहते हैं कि नई शिक्षा, जैसा हम बताते हैं कि नई शिक्षा नई फिलॉसफी को जन्म देती है, तो उसी को मानते हुए आता है कि अकॉर्डिंग टू रियलिज्म फिलॉसफी इज डेवलप फ्रॉम एजुकेशन.
अब आता है एम्स ऑफ एजुकेशन। जैसे हमारे शैक्षिक सिद्धांत होते हैं उसी के अनुसार हमारी शिक्षा के उद्देश्य भी होते हैं। तो इसका चीफ एम है टू मेक लाइफ हैप्पीली, सुखपूर्वक जीवन जीना या सुखपूर्वक जीवन बनाना, ये इसका शिक्षा का उद्देश्य है। हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए या ऐसी शिक्षा हमें बालक को देनी चाहिए जिससे कि उसका जीवन एक सुखपूर्वक व्यतीत हो। इसके लिए फिजिकल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन, वो कहते हैं कि इसके लिए हमें जो शारीरिक विकास है उस पर और जो हमारे सेंस ऑर्गन है उनके प्रशिक्षण पर उनको प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फैकल्टीज़, यानी कि हमें जो मानसिक हमारे योग्यताएं हैं उनका विकास करना चाहिए। नॉलेज ऑफ नेचुरल एंड सोशल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक और सामाजिक जो पर्यावरण है उसका ज्ञान देना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, यानी कि बालकों में वैज्ञानिक जो अभिक्षमता है उसका हमें उनके अंदर विकास करना चाहिए। यानी कि उनको बताया जाए कि हम किसी भी बात को एकदम से ना एक्सेप्ट करें, उसके पीछे लॉजिक देखें, क्योंकि साइंस में हम कोई भी जो बात करते हैं वो फैक्चुअल बेस करते हैं, कोई ना कोई उसके तथ्य होते हैं और उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उनको हम प्रमाणित भी कर सकते हैं। तो साइंटिफिक एटीट्यूड बालकों के अंदर शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सके। वोकेशनल डेवलपमेंट, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि बच्चों का व्यावसायिक विकास हो सके ताकि वो व्यवहारिक जीवन को जी सकें, व्यवहारिक जीवन को वो सुगम बना सकें। शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए। करिकुलम ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। नेचुरल सी बात है, जैसे शिक्षा के उद्देश्य होंगे वैसा ही हमारा पाठ्यक्रम भी होगा। तो अकॉर्डिंग टू रियलिज्म या यथार्थवाद के अनुसार जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है वह एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल एंड यूटिलाइजिंग सब्जेक्ट, यानी कि वो कहते हैं सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए जो व्यवहारिक हों, जो प्रैक्टिकल हों, जिनका जीवन में उपयोग हो, ऐसे हमें सब्जेक्ट पाठ्यक्रम में रखने चाहिए। एम्फेसिस ऑन साइंस सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड वोकेशनल एजुकेशन। ये कहते हैं कि हमें जीवन को सुगम बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो कैसे होने चाहिए। उनमें फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए यानी भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान और वोकेशनल एजुकेशन, जिससे कि बच्चा अपना जीविकोपार्जन कर सके। एम्फेसिस ऑन मदर टंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट लाइक मैथ, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो ये कहते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में ये सभी सब्जेक्ट होने चाहिए जिससे बालकों का या चिल्ड्रन का या चाइल्ड का या मनुष्य का एक जीविकोपार्जन वो कर सके, ऐसा उसका विकास हो सके। करिकुलम बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी एंड पीपल सेंटर्डनेस। ये कहते हैं करिकुलम जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। यूटिलिटी पर, उपयोगिता पर। यानी वो कहते हैं हमारे पाठ्यक्रम में ऐसे सब्जेक्ट होने चाहिए जो उपयोगी हों, जो मनुष्य जीवन के लिए उपयोगी हों, ऐसे सब्जेक्ट हमारे पाठ्यक्रम में होने चाहिए। और चाइल्ड सेंटर्ड हो, पीपल सेंटर्ड हो, टीचर सेंटर्ड ना हो, चाइल्ड, जिससे बालक का विकास हो सके, बालक का डेवलपमेंट हो सके। ऐसे हमें सब्जेक्ट अपने पाठ्यक्रम में रखने चाहिए अकॉर्डिंग टू रियलिज्म। नाउ द मेथड ऑफ टीचिंग, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इंडक्टिव मेथड, जिसको हम आगमन विधि कहते हैं। इसमें जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, यानी हम किसी भी चीज़ के लिए पहले एग्जाम्पल देते हैं, देन उसके बाद हम उसका नियम बताते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर हम पेवलॉव का सिद्धांत पढ़ें तो पहले हम पेवलॉव के जनरल एग्जाम्पल दें बच्चों को जो उनके दैनिक जीवन में यूज़ होते हैं, फिर हम पेवलॉव की थ्योरी को बताएं। तो यहाँ पर जनरल टू स्पेसिफिक यानी पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं और फिर उसके बाद उस सिद्धांत को, नियम को बताया जाता है। इसको हम इंडक्टिव मेथड कहते हैं। सेकेंड वन इज़ ऑब्जर्वेशन, यानी कि निरीक्षण। जब हम, नेचुरल सी बात है, जब हम साइंस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं या हम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं तो साइंटिफिक एटीट्यूड तभी आता है जब हम किसी भी चीज़ का कीन ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं बहुत बारीकी से। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव के द्वारा सीखना। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, ये शिक्षण के सूत्र होते हैं, लाइक सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये नेचुरल सी बात है कि जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हम पहले सरल से कठिन की ओर मूव करते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी स्थूल से हम एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त की तरफ जाते हैं, मूर्त से अमूर्त की तरफ जाते हैं। एम्पेरिकल टू रैशनल, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल एंड टेक्निक ऑफ कोरिलेशन, यानी कि हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं उनमें आपस में क्या सहसंबंध है, इसको हम ध्यान में रखते हैं। तो दीज ऑल आर द टीचिंग मेथड्स
विच आर यूज इन रियलिस्टिक फिलॉसफी। तो रियलिस्टिक फिलॉसफी में ये टीचिंग मेथड हैं जो कि उसके पाठ्यक्रम को पढ़ाने में यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद आता है डिसिप्लिन की। अगर हम बच्चों बात करें तो जो रियलिस्टिक फिलॉसफी है वह किस प्रकार के दर्शन की बात, किस प्रकार के अनुशासन की बात करती है। वह कहती है कि रेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम, यानी बच्चों को पूर्णतः मुक्त्यात्मक अनुशासन न दिया जाए, ठीक है ना। बच्चों को अनुशासन जो दिया जाए वो रेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम, यानी कि उनमें थोड़ा सा डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। हम ये नहीं कहते कि बच्चों को दमनात्मक अनुशासन दिया जाए, बच्चों को प्रेम सहानुभूतिपूर्ण अनुशासन दिया जाए, लेकिन बच्चों में अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन की बात करता है यथार्थवाद। यथार्थवाद यह कहता है कि वह दमनात्मक अनुशासन के पक्ष में नहीं है, वो बालकों में ऐसा अनुशासन या ऐसा डिसिप्लिन पैदा करना चाहते हैं जो अंतः प्रेरित हो और प्रेम व सहानुभूति पर आधारित हो। यथार्थवाद वस्तुनिष्ठता के प्रति समायोजन करना ही अनुशासन मानते हैं। उनके अनुसार अनुशासित बालक वह है जो अपने भौतिक वातावरण के साथ सुगमतापूर्वक समायोजन कर लेता है। उसके बाद इसमें आता है टीचर। अब टीचर की भूमिका को बेटा अगर हम देखें, द टीचर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एजुकेटिव प्रोसेस। एजुकेशन के प्रोसेस में टीचर का इम्पॉर्टेंट रोल है, लेकिन टीचर कैसा होना चाहिए। द टीचर शुड प्रेजेंट द फैक्ट एंड द रियल फॉर्म एंड एन इंटेलिजेंट मैनर, यानी कि टीचर बच्चों को जो भी पढ़ाए, उनके सामने जो भी चीज़ें प्रस्तुत करे वो फैक्चुअल हो, उनके पीछे कुछ ना कुछ तथ्य हो, फैक्ट बेस होना चाहिए। ही शुड नो ऐड एनीथिंग हिज ओन, वो अपनी तरफ से उसमें कुछ ऐड ना करे, वो जो भी फैक्चुअल बेस हो वो उनको नॉलेज देनी चाहिए। ही शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि वो उसको कैसा नॉलेज देना चाहिए जो कि उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए बच्चों को जिसमें निरीक्षण हो और एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि प्रायोगिक वो बच्चा करके दे सके, यानी लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा कुछ करके देखे। और यथार्थवाद में मैं आपको बता दूं कि यथार्थवाद में क्या होना चाहिए इस पर बात नहीं की जाती, क्या है प्रेजेंट में, क्या है उस पर बात रियलिज्म में की जाती है। अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो रियलिस्ट कंसीडर स्टूडेंट एज द फोकल पॉइंट ऑफ एजुकेशन। वो प्रकृतिवादियों की तरह इस रियलिज्म भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं, वो फोकस में चिल्ड्रन को या बालक को ही रखते हैं। they pay much attention to the psychological need of the children। वो किस पर अटेंशन देना चाहते हैं, बच्चों के मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं पर वो बच्चों पर ध्यान देना चाहते हैं। the aim of education should be to fulfill the physical and psychological need of the children and the curriculum should be the based on the interest, aptitude, abilities and need। वो कहते हैं हमें बच्चों की अभिक्षमताओं के अनुसार, बच्चों के रुचि के अनुसार, बच्चों की योग्यताओं के अनुसार और उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखकर ही हमें बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। Realists have significantly contributed in enhancing the importance of the child in the educational process। जो रियलिस्ट हैं वो हैव सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बच्चों के जो शैक्षिक प्रक्रिया है उसको उसमें एक सार्थक कंट्रीब्यूशन दिया है, सिग्निफिकेंटली सार्थक एक योगदान दिया है, किसने, टीचर्स ने। Now the school, according to realism, school is a miniature of society। यथार्थवादियों के अनुसार जो विद्यालय हैं वो समाज का एक लघु रूप है, ठीक है। वो कहते हैं विद्यालय होने चाहिए, पर विद्यालय कैसे होने चाहिए, वो समाज का एक लघु रूप होने चाहिए। रियलिस्ट वांट टू कीप स्कूल अवे फ्रॉम आर्टिफिशियलिटी एंड वांट टू मेंटेन रियल एनवायरनमेंट इन देम। दे सपोर्ट को एजुकेशन एंड दे एक्सपेक्ट द स्कूल टू कैरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेक्स एजुकेशन। जो रियलिस्टिक होते हैं वो यह मानते हैं वो को एजुकेशन यानी सह शिक्षा, यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स को साथ साथ शिक्षा देने के पक्षधर हैं, और वो स्कूल से ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो सेक्स एजुकेशन है या यौन शिक्षा है उसकी भी जिम्मेदारियों को का निर्वाह करें, मतलब उसकी भी शिक्षा बच्चों को स्कूल विद्यालय में दी जानी चाहिए। रियलिज्म इन ब्रीफ, अगर हम इसको बिल्कुल ब्रीफ में अगर हम इसकी बात करें तो यथार्थवाद ने शिक्षा को क्या देन
दी है। तो हम इसको बिल्कुल संक्षेप में ये कह सकते हैं कि यथार्थवाद ने शिक्षा को व्यवहारिक बनाने पर बल दिया है। सबसे पहला वो कहते हैं कि शिक्षा व्यवहारिक होनी चाहिए, यानी प्रैक्टिकल होनी चाहिए। वो थ्योरेटिकल शिक्षा की बात नहीं करते। यथार्थवाद क्या है पर जोर देते हैं, क्या होना चाहिए पर नहीं। यथार्थवादियों का कथन है या उनका कहना है कि जो आज यहाँ और इस समय विद्यमान है वही सत्य है और वही वास्तविक भी है। ठीक है। पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों पर वो सबसे अधिक बल देते हैं। विज्ञान की शिक्षा को ना देकर आप प्रगति नहीं कर सकता कोई भी देश। इसलिए हमारी जो पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक और तकनीकी विषय जो जीवन के लिए उपयोगी हों, ऐसे हमें सब्जेक्ट रखने चाहिए। यथार्थवाद वैज्ञानिक विधि को ही सर्वोत्तम विधि मानता है। वह निगमन विधि के स्थान पर आगमन विधि का प्रयोग करता है। मैंने आपको बताया था कि इंडक्टिव मेथड का वो प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं बच्चे को जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि पहले हमें बच्चे को क्या बताना चाहिए, उनको हमें उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए और फिर हमें उनको स्पेसिफिक नियम बताने चाहिए। तो इंडक्टिव मेथड का प्रयोग किया गया। आज शिक्षा में प्रयोगात्मक, ह्यूरिस्टिक तथा सहसंबंध विधि के महत्व को स्वीकार किया गया है। यथार्थवाद में वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी पर बल दिया गया है। यथार्थवाद में अगर हम अनुशासन की बात करें तो वो प्रेम, सहानुभूति व मानवीय गुणों के विकास को मानते हैं और उसी के आधार पर वो अनुशासन भी चाहते हैं। वो आत्म अनुशासन की बात करते हैं। यथार्थवाद ने व्यक्तिगत शिक्षा पर बल देकर व्यक्ति के महत्व को भी स्थापित किया है। आज के प्रजातांत्रिक युग में यह माना गया है कि शिक्षा सामाजिकरण की प्रक्रिया, एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस। आज के टाइम में ये माना जाता है। यह यथार्थवाद का ही प्रभाव है। हम ये जो कहते हैं कि एजुकेशन क्या है, ये एक सोशल प्रोसेस है। तभी उन्होंने कहा है कि विद्यालय क्या होना चाहिए, एक समाज का लघु रूप होना चाहिए। और यह यथार्थवाद की ही देन है समाज को कि जो यह प्रोसेस निकल के आया कि एजुकेशन इज़ ए सोशल प्रोसेस। और यथार्थवादी दृष्टिकोण में उदार शिक्षा को अधिक व्यापक बनाया और उसने व्यावसायिक शिक्षा और टेक्निकल विषय भी इसमें सम्मिलित किए। आधुनिक शिक्षा पर यथार्थवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा है। आज शिक्षक, शिक्षा शास्त्री और शिक्षा जो प्लानिंग करने वाले हैं वो शिक्षा को समाज के लिए उपयोगी बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। तो बेटा अगर ब्रीफ में मैंने आपको ये समझाया, लेकिन बस इसमें एक छोटा सा आलोचना के तौर पर मैं और बता दूं कि ये आध्यात्मिकता पर बल नहीं देते। यथार्थवादी जो होते हैं ये आदर्शों पर विश्वास न करके दैनिक जीवन के तथ्यों पर आस्था रखते हैं, जिससे बालकों और शिक्षकों में निराशा पैदा होती है। यानी कि ये बालक के आध्यात्मिक उन्नति पर जोर नहीं देते। दूसरा, इन्होंने शिक्षा में वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों को बहुत अधिक महत्व दी है। इन्होंने कला और साहित्य की उपेक्षा की है, तो उसको उचित नहीं माना जा सकता। कला और साहित्य का भी अपना महत्व है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसके अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट इनका पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि इन्होंने इन्हीं की वजह से शिक्षा सामाजिकरण की प्रक्रिया है, यह जो आज के प्रजातांत्रिक युग में माना गया है, उस बात का यथार्थवादियों का ही यह प्रभाव है, जिस वजह से ये कहा जाता है कि शिक्षा समाज का सामाजिक प्रक्रिया है और विद्यालय समाज का लघु रूप है। तो इस तरह से बेटा मैंने ब्रीफ में आपको रियलिज्म बताने की कोशिश की है। आप इसको पढ़ें, समझें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है या जो आपको समझ में नहीं आया है उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।